फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन राइटर खुशवंत सिंह की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये कह सकते हैं एक पेन पिक्चर है खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर का, उनकी दादी का, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उनकी दादी के साथ उनका कैसा गहरा रिलेशन था बचपन के समय में और कैसे वो बड़े होते गए और ये जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होती गई, उनके बीच का जो बॉन्ड था वो टूटता चला गया, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही हमें बताया गया है कि जो ओल्ड वुमेन थी उनकी दादी, वो किस तरह से जो इंडियन कल्चर है उसमें जुड़ी हुई थी और उनकी जो थॉट्स थे, उनके जो बिलीव्स थे वो बाकी लोगों से कितने अलग थे। और जो ये जो न्यू मॉडर्नाइजेशन हो रहा था इंडिया का, यहाँ इंडिया में जो चेंजेस आ रहे थे वेस्टर्न कल्चर से, उन्हें वो पसंद नहीं करती थी। तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं अपनी ग्रैंड मदर की जो पिक्चर है वो यहाँ पर खुशवंत सिंह ने हमें दिखाई है। फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 में और उनकी डेथ हुई थी 20 मार्च 2014 में। वो एक इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं जैसे पद्म विभूषण अवार्ड और साथ ही पद्म भूषण अवार्ड। और उनकी फेमस वर्क्स में ट्रेन टू पाकिस्तान शामिल है जो कि उनकी वेल नोन नॉवेल है, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। और साथ ही द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है और खुशवंत सिंह जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर सभी की ग्रैंड मदर की तरह एक ओल्ड वुमेन थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी और बहुत रिंकल्स थे उनके पूरे चेहरे पर। और मुझे लगता है कि वो हमेशा से इतनी ही ज़्यादा ओल्ड रही थी। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ कि वो कभी यंग रही होंगी या बहुत खूबसूरत रही होंगी या उनका कभी कोई हस्बैंड भी रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। मैंने जब भी अपनी ग्रैंड मदर को देखा है तो वो एक ओल्ड वुमेन ही मुझे लगी हैं। और मैंने अपने ग्रैंडफादर की सिर्फ एक तस्वीर देखी है जिसमें मैंने देखा कि वो सिर पर एक टर्बन बांधते थे और बहुत ही ढीले कपड़े पहना करते थे। तो उन्हें देखकर मुझे लगता ही नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर को देखकर, कि उनकी कोई वाइफ भी हो सकती है। इसलिए मैं अपनी ग्रैंड मदर को भी कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि उनके कोई हस्बैंड रहे होंगे और ना ही ये सोच सकता हूँ कि वो ब्यूटीफुल रही होंगी, यंग रही होंगी। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ काफ़ी समय बिताती थी। राइटर अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि वो मेरे साथ काफ़ी समय बिताती थी और मेरे साथ खेला करती थी। बचपन से ही वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी। और ये कहानी क्या होते थे, तो जो धर्म ग्रंथ सब हैं या जो पुरानी परियों की कहानी है, इस तरह की कहानियाँ वो मुझे अक्सर सुनाया करती थी। फिर वो आगे कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो शॉर्ट थी, उनकी हाइट बड़ी कम थी, थोड़ी वो फैट थी और साथ ही थोड़ी उनकी जो पीठ थी वो झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर इतने ज़्यादा रिंकल्स थे कि मुझे लगता था बिल्कुल क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, एक रिंकल जो है वो दूसरे को कट करता हुआ जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि वो हमेशा से ऐसी ही थी। 20 साल भी अगर बीत जाएंगे तो भी वो वैसी ही रहेंगी और अगर 20 साल हम पीछे भी चले जाएं तो भी वो वैसी ही रहेंगी। वो पूरे घर में घूमा करती थी और हमेशा कुछ ना कुछ काम वो करती ही रहती थी। उनके हाथ में हमेशा कह सकते हैं माला रहती थी, रोज़री की माला, रुद्राक्ष की माला जिसे कहा जाता है। और उनके बाल हमेशा से यूं ही वाइट कलर, सिल्वर कलर के हुआ करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात मैं जानता हूँ कि शी वॉज़ ब्यूटिफुल। वो बहुत खूबसूरत थी। वो खूबसूरत थी बिल्कुल ठंड के मौसम की तरह, जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी रहती है और जो वाइट कलर है वो एक प्योरिटी को दिखाता है। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती थी मुझे मेरी ग्रैंड मदर के साथ। अब जो राइटर हैं वो थोड़ा और पीछे जाते हैं अपने बचपन में और कहते हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने हम दोनों को गांव में छोड़ दिया और वो शहर आ गए ताकि वो अपने लिए एक लाइफ बना सकें, पैसे कमा सकें। और इसलिए मैं और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा एक साथ ही रहते थे। वो सुबह मुझे उठाती थीं और स्कूल के लिए तैयार करती थीं, मुझे नहलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं और ये सब करते हुए वो भगवान के जो भजन होते हैं वो गाती रहती थी। तो उन्हें सुन सुनकर मुझे भी वो सारे भजन जो थे वो पूरी तरह से याद हो गए थे।
और साथ ही मुझे उनकी आवाज़, उनकी वॉइस जो थी वो बहुत पसंद थी। लेकिन मैंने कभी भी उनके उन गीतों को याद करने की कोशिश नहीं की। फिर जब हम तैयार हो जाते थे तो वो मुझे एक स्लेट ला कर देती थी, एक चॉक ला कर देती थी, और ये सब कुछ जो मेरा सामान था स्कूल ले जाने के लिए, उसे वो एक झोले में, एक बैग में बांध कर मुझे दे देती थी। उसके बाद हम नाश्ता करते थे, जिसमें एक पुरानी बासी रोटी होती थी और उस पर थोड़ा बटर और शुगर रहता था। और इसके बाद हम जो थे, मैं और मेरी दादी, हम स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। मेरी दादी जो थी वो कुछ पुरानी रोटियां रख लेती थी, जो वो रास्ते में जो कुत्ते थे उन्हें देने के लिए रखती थी। अब हम दोनों जो थे वो मंदिर पहुंचते थे, और जो मंदिर के पुजारी थे, जो मंदिर के प्रीस्ट थे, वो ही गांव के बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। तो मेरी दादी क्या करती थी, वो मंदिर में बैठती थी, भजन गाती थी, प्रार्थनाएं करती थी, और मंदिर के जो पुजारी थे वो मुझे पढ़ाते थे। फिर हम दोनों साथ ही घर को लौटते थे, और रास्ते में हमें गांव के कुत्ते मिलते थे जिन्हें हम वो रोटियां देते हुए आते थे। अब ये सब कुछ इतना दूर चल ही रहा था कि तभी मेरे पेरेंट्स जो थे, जो मेरे माँ बाप थे, वो शहर में पूरी तरह से सेटल हो चुके थे, और उन्होंने अब हमें बुला लिया। यानी अब हमें गांव में नहीं रहना था, अब हमें शहर जाना था। और शहर जाने के साथ ही हमारी जो दोस्ती थी वो कह सकते हैं चेंज होने लगी। मैं और मेरी दादी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी मुझे स्कूल नहीं पहुंचाती थी। मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, जहां जाने के लिए एक घर पर बस आती थी, और हमारी गली में कोई कुत्ते भी नहीं थे। तो मेरी दादी ने क्या किया, स्पैरो जो छोटी बर्ड्स होती हैं, उन्हें दाना डालना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हम एक दूसरे के साथ और भी कम समय बिताने लगे। मैं अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गया, और वो थोड़ा बहुत अपने कामों में रहती थी। यूं ही स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी और भगवान की प्रार्थना किया करती थी। लेकिन कभी कभी हम बातें करते थे। जब वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, तो मैं उन्हें सब कुछ बताता था। वो इंग्लिश वर्ड्स जो मैंने सीखे, और जो साइंस, मैंने ग्रेविटी, इन चीज़ों के बारे में सीखा, वो सब कुछ मैं उन्हें बताता था। और उन्हें ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि हमें हमारी सभ्यता के बारे में सिखाया जाए, जो इंडियन कल्चर है, जो भगवान के बारे में हम पहले मंदिर में सीखा करते थे, वो सब कुछ हमें बताया जाए। अब एक दिन मैं स्कूल से आया और मैंने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल में हमें म्यूज़िक लेसन्स मिलने शुरू हुए हैं, हमें गाना सिखाया जाने लगा है। और इस बात से वो और उदास हो गई। उनके अकॉर्डिंग ये गाना बजाना जो था, ये निचली जाति के लोगों का काम था, भिखारियों का काम था, वो ये सब काम करते थे। जो अच्छे लोग थे उनका काम ये नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही, और मैं समझ गया कि उन्हें ये पसंद नहीं आया। अब फिर वो आगे कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया और मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, और तब मुझे मेरा अपना खुद का एक कमरा मिल गया। और इसके साथ हमारे बीच में जो थोड़ी सी दोस्ती बची थी मेरी और मेरी ग्रैंडमदर में, वो भी पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि अब हम अलग अलग रहते थे। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने बुरा नहीं माना, और अब उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट का एक दूसरा साधन ढूंढ लिया। उन्होंने एक चरखा खरीद लिया, और पूरी दिन वो चरखा चलाया करती थी। कभी कभी वो स्पैरोज़ को खाना खिलाया करती थी, और बाकी समय प्रार्थनाएं किया करती थी। बस यही उनके जीवन में, उनकी जो डेली रूटीन थी, यही रह चुकी थी, और कह सकते हैं कि वो इसी में खुश थी। अब मैं और बड़ा हो गया, और मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ा। मैं 5 सालों के लिए विदेश जा रहा था, और मुझे लगा कि मेरी दादी इस बात से दुखी होंगी, लेकिन वो दुखी नहीं थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा, और हमारे बीच में ये आखिरी फिज़िकल अट्रैक्शन था। जो आखिरी बार फिज़िकल कांटेक्ट हम में हुआ था, वो यही था कि उन्होंने मेरे माथे को चूमा। मुझे लगा कि वो दुखी होंगी, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय होता है, और जब मैं लौट कर आऊँगा हो सकता है वो ज़िंदा ना बचें। लेकिन वो खुश थीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उस दिन भी वो अपना ही काम करती रहीं, यूं ही भगवान से प्रे करती रहीं। फिर 5 साल बाद जब मैं लौट कर आया, तो मैंने देखा कि मेरी दादी बिल्कुल वैसी हैं। ना वो और ज़्यादा बूढ़ी लग रही थीं, ना उनमें कोई चेंजेस आया था। जैसा मैंने उन्हें हमेशा देखा है, बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। वो मुझे देखकर खुश हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा बातें नहीं की, और जैसा उनका रूटीन रहता था वैसा ही लगभग किया। थोड़ी देर खुश रहीं, लेकिन फिर से स्पैरोज़ को खाना खिलाने लगी और भगवान से प्रे करने लगी।
लेकिन शाम के वक्त उनकी रूटीन थोड़ी चेंज हो गई। उन्होंने जो मोहल्ले की औरतें थी उन्हें बुलाया और एक पुराना ड्रम लिया और उन्होंने उस ड्रम को बजाना शुरू कर दिया और साथ ही कुछ गीत गाने लगी। वो गीत किस बारे में थे? तो जो सोल्जर्स थे, जो वॉरियर्स थे, जब वो अपने घर लौटते थे तो जो उनके घर में उनका स्वागत होता था, उस तरह के गीत वो गाने लगी। और अंत में हमें उन्हें चुप कराना पड़ा क्योंकि वो इतना ज़्यादा गा रही थी कि उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। वो पहला दिन था जब मैंने उन्हें भगवान से प्रे करते हुए नहीं देखा। अब अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि वो थोड़ी बीमार थी। उन्हें हल्का बुखार भी था। हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा और अब ये उनका आखिरी समय आ चुका है। उन्हें पता है कि अब उनकी डेथ हो जाएगी और उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं मरने वाली हूँ, तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं बस भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा से अपनी प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। हमने कोशिश की कि हम उनसे बात कर सकें, लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी और यूं ही प्रार्थना करते करते उनकी डेथ हो गई, वो मर गई। हमने उन्हें उठाया और जो हमारा रिवाज था उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उनकी जो शरीर थी उसे एक लाल चादर से ढक दिया। बहुत समय तक लोग रोते रहे और फिर सबने उनकी जो फ्यूनरल है, उनकी जो अंतिम संस्कार थी, उसकी तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज डूबता चला गया और जो स्पैरोज़ को वो खिलाया करती थी, वो सारी स्पैरोज़ आकर हमारे घर के आंगन में बैठ गईं। वो सभी जैसे मानो उन्हें ही देख रही थी। हमें थोड़ा बुरा लगा तो मेरी माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े लिए और उन स्पैरोज़ को दे दिया, लेकिन उन स्पैरोज़ ने उस ब्रेड के टुकड़े पर ध्यान तक नहीं दिया। हम अपनी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को ले गए और हमने उसका फ्यूनरल किया, लेकिन वो स्पैरोज़ जो थे वो वहाँ से उड़ गए और उन्होंने एक भी दाने उस ब्रेड के उसे नहीं खाया। अगली सुबह जो स्वीपर था उसने झाड़ू मारकर वो सारे ब्रेड के जो टुकड़े थे वो डस्टबिन में डाले और दोबारा कभी भी वो स्पैरोज़ जो थे वो हमारे घर नहीं आए। और यहीं पर फ्रेंड्स ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि ऑथर की जो ग्रैंडमदर हैं वो कितनी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, पायस थी, भगवान से जुड़ी हुई थी और किस तरह की उनकी सोच थी। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हम उन्हें मान सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके बेटे जो थे वो शहर आ गए और उन्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड को पालना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया और इस सब के बावजूद भी भगवान में उनका विश्वास जो है वो कभी कम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।